हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन, जो कल से स्टार्ट हो चुका है। फ्रॉम 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है उसका फॉर्म फिलअप, और उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं और ये टिल 15 फरवरी तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो हमारा आरबीआई ग्रेड बी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम इन बैंकिंग इंडस्ट्री इज आरबीआई ग्रेड बी। इसका फॉर्म फिलअप हमारा स्टार्ट हुआ है 28 जैन टू 15 फेब। इसमें टोटल वैकेंसीज हमारी 322 वैकेंसीज है, लेकिन उसमें से जनरल वालों के लिए, स्पेशली जो जनरल स्ट्रीम के हैं, उनकी वैकेंसीज हैं 270। उनकी वैकेंसीज कितनी है? और जो सिर्फ जनरल के लिए अप्लाई करेंगे, जनरल की वैकेंसीज हैं 270। और इस बार आरबीआई ग्रेड का फुली पैटर्न चेंज हो चुका है, बहुत सारे इसमें चेंजेस आ चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट चेंज है कि इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था लास्ट ईयर तक कि आपका 10 प्लस 12 प्लस ग्रेजुएशन आपका चाहिए होता था आपको 60% फॉर जनरल कैंडिडेट, उसमें रिक्वायरमेंट था। लेकिन इस साल आरबीआई ने क्या किया, ओनली जिनका ग्रेजुएशन में 60% आया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आप कैसे करेंगे? जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का कैलकुलेशन मेथड अलग होता है, कि जिनका ग्रेड वाइज होता है उनका अलग कैलकुलेशन होता है। कैसे करेंगे? जैसे मेरे यूनिवर्सिटी का है, कि सिर्फ ऑनर्स इंक्लूड करना है हम लोगों को। जो लोग ऑनर्स लेके पढ़े उनका ऑनर्स सिर्फ इंक्लूड करना है। तो मैं अपना कैलकुलेशन सिर्फ ऑनर्स बेस्ड पे ही करती हूँ। मैं इसमें पास पेपर जो मेरे जितने सारे थे वो इंक्लूड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जो मार्कशीट के पीछे हम लोग को मेंशन किया है कि हाउ टू कैलकुलेट योर एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स। तो मैं उसमें पास मेरा इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए मैं जब भी फॉर्म फिलअप करती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स वाले मार्क्स इंक्लूड करती हूँ। और ये मैं आपको पर्सनली बता सकती हूँ, बाद में जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अपना देख लीजिए कि आपके यूनिवर्सिटी किस बेस पे कैलकुलेट कर रहा है अपना परसेंटेज, उस हिसाब से आप उसको डालिएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने ये चेक नहीं किया और मान लीजिए आपने इतनी मेहनत से एग्जाम निकाल लिया, फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए इसको क्लियरली आप ध्यान से एकदम देखिएगा कि आपका किस हिसाब से क्राइटेरिया है और क्या कर सकते हैं। और इसमें और भी एक अच्छी बात है कि जो हायर लेवल वाले हैं, मतलब एमकॉम जिन्होंने किया है, एमए किया है, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट 60% क्राइटेरिया है। तो इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह तो सब अच्छे से देखिएगा। हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है ये 270, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। फर्स्ट चेंज एक ये हुआ है हमारा, जिसमें क्राइटेरिया चेंज किया गया है कि कितना परसेंट चाहिए। पहले सालों में ज़्यादा लगता था, मतलब तीनों ईयर में आपको 10 12 और ग्रेजुएशन में भी आपको 60 चाहिए होता था, और अब नहीं चाहिए होगा। अब सिर्फ ग्रेजुएशन में ही होने से हो जाएगा। और प्री का सेम पैटर्न है। सॉरी, प्री मतलब फेज वन। आरबीआई में प्री मतलब फेज वन का सेम पैटर्न है। फेज फेज वन का सेम पैटर्न है एज अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर भी हमारा जैसे जीए 80 क्वेश्चंस थे 80 मार्क्स के, क्वांट 30 क्वेश्चन ऑफ 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन ऑफ 30 मार्क्स, रीजनिंग 60 क्वेश्चन ऑफ 60 मार्क्स। ये टोटल 200 के आपको एग्जाम होगा। और इसमें सेक्शनल टाइमिंग मेंशन किया हुआ है। क्या है? फेज वन सेक्शनल टाइमिंग मेंशन है कि किसको कितना टाइम मिलेगा, क्लियरली मेंशन है। तो ऐसी कोई बात नहीं है आपको। और लास्ट ईयर मैंने ये एग्जाम दिया था, काफ़ी अच्छा एग्जाम होता है, लेवल इसका काफ़ी अच्छा होता है। अगर जितने भी आप लोग जो भी एक बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग फेज वन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये जीए होता है। बाकी सारे आप कितना भी कर ले, लेकिन अगर आपने जीए अच्छा से नहीं किया ना, तो आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। और जो लोग भी बैंकिंग एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, वो लोग, जो लोग स्पेशली मेंस जिन्होंने सबने दिया है, वो लोग अच्छे से इसको पता कर सकते हैं। जो लोग भी मेंस अटेम्प्ट करते हैं उन लोगों को तो जीए करना ही रहता है।
तो उन लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चेंज आया है इस एग्जाम में वो है हमारा फेज 2 पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है फॉर फेज 2। फेज 2 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको जो हमारा पेपर था दैट इज पेपर 1 ईएसआई, इसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में। दैट इज 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स सब्जेक्टिव दैट इज डिस्क्रिप्टिव। मतलब आपको क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, जो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कीबोर्ड पे। तो ये एक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हम लोग सभी कोई प्रिपेयर कर रहे थे, जब जो भी जिन्होंने भी एग्जाम दिया वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। और ये जो डिस्क्रिप्टिव था ये 2015 तक था, उसके पहले ये सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर आते थे। लेकिन उसके बाद से आरबीआई के एग्जाम में चेंजेस हुआ और फिर उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया। पर इस साल इन्होंने इस पेपर को डिस्क्रिप्टिव किया। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ही फोकस करना है, एज वेल आपको ऑब्जेक्टिव भी फोकस करना है, क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग तो यहाँ पे 50 ये भी है। पेपर 2 हमारा इंग्लिश है एज इट इज है, जो उसका सिलेबस है वही एज इट इज है लास्ट ईयर अकॉर्डिंग ही, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे। दैट इज जो हमारा ऐसे रहता है, प्रेसी रहता है, क्वेश्चन आंसर्स रहता है, वही है। इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। हमारा पेपर 3 में चेंज हुआ है, यहाँ पे हमारा एफएम में वाइटल चेंज हुआ है। दैट इज वो सेम ईएसआई जैसे चेंज हुआ है कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। तो अब और इसमें हमारे आरबीआई के नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन कर दिया है सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस है। आपको अच्छे से सिलेबस को रीड आउट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही बहुत कम टाइम है, क्योंकि आपको अभी फेज 1 का भी प्रिपरेशन करना है और फेज 2 का भी प्रिपरेशन करना है। थोड़ा बहुत मोरलेस आपको दोनों प्रिपरेशन स्टार्ट करने हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि फेज 1 के 10 डेज तक, फेज 1 के एग्जाम के 10 डेज पहले तक आप फेज 2 का जितना हो सके कंप्लीट कर ले। लेकिन स्पेशली 10 डेज आप सिर्फ और सिर्फ फेज 1 को डिवोट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फेज 1 क्लियर नहीं करने सकेंगे तो आप फेज 2 नहीं देने सकेंगे, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं रहेगा एग्जाम प्रिपेयर करने का। इससे अच्छा कि आप पहले फेज 1 पे ही फोकस करें, तभी तो आप फेज 2 देने लग सकेंगे। अगर आप फेज 1 का एग्जाम 6 मार्च को है, 6 मार्च को एग्जाम दे के आए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्लियर ना भी हो या हो, तो आपके पास तो टिल 1 अप्रैल तक तो टाइम रहेगा फेज 2 के लिए प्रिपरेशन के लिए, तो आप आसानी से करने सकेंगे। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आप कितना भी लिखेंगे फुल मार्क्स तो नहीं मिलने वाला है फॉर श्योर, थोड़ा तो मिलेगा ही। उसमें हाईएस्ट स्कोर जितना भी हो डिस्क्रिप्टिव कोई भी बंदा अगर लिखेगा तो वो कितना मिलेगा उसको, 35 तक मिलेगा या 40 तक जाएगा। 40 के एवव बहुत रेयर लोगों का ही जाएगा। तो ऐसा कोई आपको टेंशन का बात नहीं है। और इसके बाद जो हमारा फेज 3 वो तो इंटरव्यू है, तो ये मेजर चेंज हुआ है इसमें। और ये आप एकदम मान के रख लीजिए कि एग्जाम का जो कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा लो जाएगा फॉर फेज 2। फेज 1 का नहीं बोल सकती, क्योंकि फेज 1 एज इट इज लास्ट ईयर की तरह, बस लास्ट ईयर थोड़ा पेपर इजी आया था कंपैरेटिवली टू अदर ईयर्स के, तो उसका कट ऑफ काफी हाई गया था, 122 गया था। क्योंकि मैंने दिया था, पेपर काफी अच्छा था। मतलब इजी इसलिए बोल सकते हैं कि वो एसबीआई पीओ लेवल से थोड़ा सा मतलब मेन लेवल से थोड़ा सा हल्का था, मतलब थोड़ा सा इजी था, पर पेपर काफी अच्छा था। मेन उसमें गेम चेंजर पॉइंट है जीए। आपको फेज 1 की स्ट्रैटेजी अच्छे से बनानी है कि हाँ जीए क्लियर करना है। एग्जाम को फेज 1 को अगर नहीं निकालेंगे तो फेज 2 कैसे अपेयर करेंगे। और एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे फेज 2 का भी प्रिपरेशन करना है डिस्क्रिप्टिव का, क्योंकि
ऑब्वियसली इसमें कुछ पैनिक होने का नहीं है। आप लोग तो इंग्लिश के लिए तो प्रिपेयर करते ही थे, हाउ टाइपिंग वगैरह की, कैसे टाइप करना है, फास्ट में कैसे लिखना है, ऐसे वगैरह जितना भी प्रेसी है वो कैसे करना है। तो आपको सेम ही है कि आपको इसमें क्या करना होगा। और इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें क्या होगा, उसमें 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। तो ये कितना होगा, फुल 50 हो जाएगा। इतना क्वेश्चंस होगा, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं बोला गया है। हाँ, इतना बोल दिया है कि 15 मार्क्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब आपको अपना पहला काम करना है कि आपको अपने अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजी बनानी है कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे किस सब्जेक्ट को कितना इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि ये आपका खुद का, आप जानते हैं कि मेरा बेस्ट क्या है और मैं किसको किस टाइम पे डिवोट करूं कि बाकी आउटपुट्स में अच्छे से निकालने सकूं। तो ये कोई भी नहीं बोल सकता है कि नहीं आप इतना आवर्स इस सब्जेक्ट को दीजिए, इतना आवर्स उस सब्जेक्ट, क्योंकि आप पहले देखिए और जिन लोगों ने एग्जाम दिया उन लोगों को तो आइडिया होगा ही। और जिन लोगों ने सोचा था कि ये वो एग्जाम देंगे और अभी सोच रहे हैं कि नहीं देंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एग्जाम तो दीजिए, फॉर श्योर आपको पैनिक होने का नहीं है। जब पैटर्न चेंज हुआ है कल की डेट में 28 को, जब ये नोटिफिकेशन आया तो सभी सरप्राइज हुए थे। जो लोग आगे से प्रिपरेशन कर रहे थे और जो लोग नहीं कर रहे थे वो सभी सरप्राइज हुए थे। बस थोड़ा प्रॉफिटेबल आगे वाले इसलिए है कि उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है चैप्टर्स का डिटेल्स का कि कौन सा क्या है। जैसे एफएम थ्योरीज हुआ, मैनेजमेंट की थ्योरीज का, हर्सबर्ग हुआ, मॉस्लोज हुआ, ये सारे थ्योरीज का उन लोगों को आइडिया हो गया है। फाइनेंस रिलेटेड जिन्होंने कुछ भी पढ़ा था, 60% भी पढ़ा था, उन लोगों को आइडिया हो गया है। तो अब क्या, वो उनके लिए थोड़ा उनके तरफ ये एड ऑन होगा कि उनको उतना एफर्ट नहीं डालना होगा। पर आपको होप लूज नहीं करना है, आपके पास भी इक्वली टाइम है जितना उनके पास है प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, तो आप कर सकते हैं। आप बस ये कीजिए कि आप जो भी डिस्क्रिप्टिव का भी प्रिपरेशन करें, सब सारे के सारे फुल्ली बुकिश ना लिखें, क्योंकि फुल्ली बुकिश लिखेंगे तो एज सच मुझे नहीं लगता कि आरबीआई में आप अच्छा स्कोर करने सकेंगे। जितना हो सके उसका जो मेन कंटेंट है वो बरकरार रखें, प्लस उसमें जो फैक्ट्स डाले वो रीसेंट कुछ जो इकोनॉमी रिलेटेड डाले कि लीडरशिप में किसका लीडरशिप अच्छा है। जैसे रतन टाटा का एग्जांपल दे दीजिए, ये सब चीज, कौन कंपनी कितना ग्रो करी है, ऐसे बहुत सारे आप फैक्चुअल्स डाल के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखे। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फ्रॉम 2010, 11, 12, ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से उन लोग को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रेडी कीजिए और देखिए कि किस पैटर्न को कितना, किस साल कैसा टाइप का क्वेश्चन आया है, और अपने सिलेबस से मैच कीजिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर और सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस दिएगा। और इसमें एक छोटा सा एथिक्स भी ऐड हुआ है, पर उतना कोई टेंशन का बात नहीं है, एथिक्स हो जाएगा, 2-3 दिनों में आराम से हो जाएगा। अगर आप फुल्ली एकदम उस पे कमांड करना चाहेंगे, उतना कोई डिटेल में नहीं पूछना, लेकिन आपको अच्छे से एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है। और आपको एट द सेम टाइम और वो जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है ना, उस पर भी फोकस करना है। अदरवाइज अगर अगर आप ये 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करेंगे ना, तो ये तो मेन गेम चेंजर है। आप इस 50 मार्क्स से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैं नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में बोल रही हूँ। अगर आप यही नहीं स्कोर करने सकेंगे तो फिर डिस्क्रिप्टिव में तो आपको ज्यादा मिलना ही नहीं है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए और फिर कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्जाम है इन बैंकिंग इंडस्ट्री और काफी ये थोड़ा तो टफ तो होगा ही। इसीलिए आप अच्छे से तैयार कीजिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो हमारा एग्जाम आरबीआई का फेज 1 होगा 6 मार्च और फेज 2 होगा 1 अप्रैल। तो आप पहले फेज 1 को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीए है एंड रीजनिंग है, क्योंकि ये दोनों ही कंसिस्ट करते हैं 140 मार्क्स। और उसके बाद का क्वांट प्लस इंग्लिश, ये दोनों कंसिस्ट करते हैं 60 मार्क्स।
तो आप समझ सकते हैं कि कौन ज़्यादा वेटेज दे रहा है। तो इसको अच्छे से, और इसको भी, क्योंकि इसमें क्लियरली बोल दिया गया आरबीआई के नोटिफिकेशन में कि सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगी, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।